गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग 1 में संकलित कहानी दोपहर का भोजन, जिसके लेखक हैं या यूं कहें रचयिता हैं, वो हैं अमरकांत। और किस प्रकार से दोपहर के भोजन के माध्यम से एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की स्थिति और दोपहर का भोजन का प्रसंग लेकर किस प्रकार की जो स्थितियां होती हैं गरीब परिवार में या जो निम्न मध्य वर्गीय परिवार है, जहां खाने को नहीं है और भोजन के वक्त किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, पारिवारिक सदस्यों की, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है और ये बिल्कुल प्रासंगिक नज़र आता है। तो आज हम इसी पाठ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। इस परिवार में जैसा आपको बताया गया है कि निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है। तो आर्थिक तंगी से गुजरता हुआ वो परिवार, भुखमरी और बेकारी का जो मार्मिक चित्रण है वो इस कहानी में हुआ है। इसका जो रूप है, यानी आर्थिक तंगी का, भुखमरी का और बेकारी का, वो तरह तरह से कहानी के अलग अलग प्रसंगों में नज़र आता है। इसके साथ ही परिवार के जो मुखिया हैं वो बेरोजगार हैं, यानी मुंशी जी, जो सिद्धेश्वरी जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, उनके पति वो बेरोजगार हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। तो कैसे खींचातान कर कर जो सिद्धेश्वरी है वो घर का खर्चा चलाने का प्रयास करती है, घर में खाना बनाती है, रसोई में जो दिन भर काम करती है, और किस प्रकार परिवार को संभालती है, यानी परिवार में एकता स्थापित करने का वो काम करती है। अभावों में जीने के कारण सिद्धेश्वरी जो है वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। वो सभी में एक सहजता और एकता का जो प्रभाव है, जो छाप बने रहने देना चाहती है। उसका ऐसा करना इसलिए जायज़ है क्योंकि जो सिद्धेश्वरी है, अगर वो सबको एक साथ जुट नहीं रखेगी, क्योंकि सबको अपनी परिस्थितियों का आभास है, सब जानते हैं कि वो कैसी परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, तो इससे मनमुटाव होने के बहुत से चांसेस होते हैं। इसीलिए सिद्धेश्वरी सबको बांध कर रखने का प्रयास करती है, चाहे उसके लिए वो सच बोले या झूठ बोले। मुंशी जी चुप रहकर दुबक्कर खाना खाते हैं। ये दुबक्कर खाना खाना, चुप रहकर, कि खुद को एक एहसास है कि किस प्रकार वो बेरोजगार हैं और घर में वो कैसी स्थितियां हैं, जो कि क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं तो घर में उतना अच्छा खाना उपलब्ध नहीं है, उसके चलते इस बात का वर्णन है इस कहानी में। इसी के साथ कहानी में दयनीय हालात यथार्थ रूप से दिखाई पड़ते हैं कि ज़रा ज़रा सी बात पर बच्चों का नाराज़ हो जाना, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो इस तरह की परिस्थितियों को झेलते झेलते ऊब गए हैं, और ऊब जाना और गर्मी का वातावरण हो या मक्खियाँ भिनभिनाने का हो, तो इन सब के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है और एक नारी का त्याग और सहनशीलता जो है उसका चित्रण यहाँ पर हुआ है। कहानी के पात्र, तो ये 5 सदस्यों का एक परिवार है, जिसमें सिद्धेश्वरी यानी माँ, मुंशी जी जो सिद्धेश्वरी के पति हैं, पहला लड़का जो है, जो सबसे बड़ा है, वो है 21 वर्ष का, उसका नाम है रामचंद्र। मंझला लड़का है मोहन, जो 18 वर्ष का है, और छोटा लड़का है प्रमोद, जो 6 वर्ष का है। इस कहानी के कुछ मुख्य प्रसंग: बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन पड़ी रही। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस कहानी का ये मुख्य प्रसंग है, कुछ एक तौर से जो गरीबी की दशा है उसे दर्शाता है कि किस प्रकार जो प्रमोद है, जो छोटा बेटा है उनका, सबसे छोटा बेटा जो 6 वर्ष का है, वो किस प्रकार खटिया पर लेटा होता है नंग धड़ंग, और वो उसके ऊपर कोई कपड़े नहीं होते हैं, तो वो किस प्रकार अपना जो फटा गंदा ब्लाउज़ है वो डाल देती है एकदम। और इसी के साथ लड़का नंग धड़ंग पड़ा है, गले पर छाती तक जो हड्डियां हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं, पैर जो हैं वो ककड़ियों जैसे लग रहे हैं, यानी जो कुपोषित होता है, किस प्रकार उसका पेट फूला सा होता है वो दिखाया गया है। एक बेजान सा पड़ा हुआ जो हांडिया की तरह फूला हुआ, यानी जब बहुत देर से कुछ नहीं खाया होता है तो पेट कैसे फूल जाता है, उसका वर्णन किया गया है। इसी के साथ मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, या रामचंद्र जो हैं वो पीढ़े पर बैठे हुए हैं, वो बार बार खाना लेने से इनकार कर रहे हैं कि और नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ज़्यादा खा लेंगे तो जो बाकी सदस्य हैं घर के वो नहीं खा पाएंगे। इसी के साथ जो रामचंद्र, जो सबसे बड़ा बेटा है, वो 21 वर्ष का है। वो लंबा है, दुबला पतला है, गोरा है, जैसा होना चाहिए। तो उस उम्र की तराज में भी वो फिर भी उसके चेहरे पर या होठों पर झुर्रियाँ हैं, तो यानी जो गरीबी का एक स्वरूप है वो उस पर दिखाई पड़ता है। युवा अवस्था में ही उसके चेहरे पर जो झुर्रियाँ हैं वो उस परिवार की दयनीय स्थिति का वर्णन करती हैं। मोहन घर से गायब रहता है, वो घर में रहना पसंद नहीं करता है, अधिकतर वो इधर उधर रहता है, झूठ बोलकर जाता है।
सिद्धेश्वरी का बार बार झूठ बोलना, एक दूसरे के लिए तारीफ करना, यानी हर सदस्य से दूसरे सदस्य की तारीफ करना कि वो तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है, इस तरह की बातें जो है इस कहानी की जो मुख्य प्रसंगों को दर्शाती हैं। तो चलिए अब हम कहानी का सार पढ़ लेते हैं। और अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन कहानी गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है, किस प्रकार की गरीबी है और किस प्रकार से वो जो समाज है या जो वो लोग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं गरीब परिवारों के, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। इसी के साथ दोपहर का भोजन, यानी जिस समय सब लोग जो हैं सारे सदस्य घर पर भोजन करने के लिए आते हैं, वो एक छोटा सा प्रसंग उठाकर अमरकांत ने कैसे सजीवता यानी प्रासंगिक चीज़ को जो आज भी लोगों में या गरीब परिवारों में दिखाई पड़ती है उसका वर्णन वो यहाँ पर करते हैं। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देना चाहती, यानी वो चाहती है कि सब लोग एक दूसरे से एकता बनाए रखें, किसी के भी मन में मन मुटाव ना आए या कोई भी ऊब ना जाए या कोई भी नाराज़ ना हो जाए, और ऐसा ना हो दो सदस्यों के बीच में लड़ाई हो जाए, इस प्रकार का कोई संघर्ष हो। तो इसीलिए गरीबी का जो उसे एहसास है सिद्धेश्वरी को, घर की बुनियाद होते हुए वो सबको समेट कर रखती है, यानी सब, मैंने जैसे आपको बताया कि वो सबके बारे में एक दूसरे से तारीफ़ें करती है, तो इस माध्यम से वो सबको नज़दीक रखने की और एकता बनाए रखने का प्रयास करती है। उसकी आँच से अपने परिवार को बचाए रखती है। किसकी आँच से? गरीबी की आँच से, कि गरीबी जो है उसके परिवार को कहीं तोड़ ना दे। कहानी की नायिका सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन बनाकर अपने परिवार के सदस्यों की प्रतीक्षा करती है। वह गर्मियों की दोपहर में भूख से व्याकुल बैठी है, क्योंकि घर में इतना खाना नहीं है कि 2 रोटी खाकर वह अपना पेट भर सके। वह एक लोटा पानी ही पीकर अपनी भूख मिटाने का प्रयास करती है। वहीं सामने उसका छोटा बेटा खाट पर सोया हुआ है, जो कुपोषण का शिकार है। दोपहर के 12 बज गए हैं और भोजन का समय हो गया है। तभी बड़ा बेटा रामचंद्र आकर चौकी पर बैठता है, जिसके चेहरे पर निराशा झलक रही है। वह एक दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडरी का काम करता है। तो बड़ा बेटा जो रामचंद्र है, जो 21 वर्ष का है, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, वो कौन सा काम करता है? समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का, और अभी तक बेरोजगार है। और अभी उसकी नौकरी छूटी है, वो केवल ट्रेनिंग ले रहा है दैनिक समाचार पत्र के, वहाँ इतना ही काम करता है, और अभी वो बेरोजगार है, वो सिर्फ पढ़ाई सीख रहा है। तो जो भी वो काम करता है उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये परिस्थिति उस परिवार की है। सिद्धेश्वरी उसके सामने भोजन परोसती है। तो सबसे पहले बड़ा बेटा आता है रामचंद्र, उसके सामने वो भोजन परोसती है। रामचंद्र के 2 रोटी खा लेने के बाद वह उससे और रोटी लेने के लिए आग्रह करती है, लेकिन वह भूख ना होने का बहाना बनाकर मना कर देता है। वह अपने छोटे भाई मोहन के विषय में पूछता है। सिद्धेश्वरी उससे झूठ बोलती है कि वह अपने मित्र के यहाँ पढ़ने गया है। वह रामचंद्र को खुश करने के लिए यह भी कहती है कि मोहन हर समय उसकी प्रशंसा करता है और कहता है कि बड़े भैया की तरह मैं बनना चाहता हूँ। तो ये सिद्धेश्वरी ने झूठ क्यों बोला मोहन से? इसीलिए बोला ताकि जो मन मुटाव है या रामचंद्र है वो इस तरह ना सोचे कि मोहन जो है वो गलत रास्ते पे चल रहा है या उसे डांटें या इस तरह की परिस्थिति ना आए। तो सिद्धेश्वरी को असलियत में नहीं पता होता है कि मोहन कहाँ गया है दोपहर के समय, तो इसीलिए वो झूठ कह देती है कि वो अपने मित्र के यहाँ पढ़ने गया है, और वो हर समय रामचंद्र यानी बड़े भाई की तारीफ करता है और कहता है कि मैं उनके समान बनना चाहता हूँ, ताकि वह थोड़ी ही देर के लिए अपने दुख को भूल सके। कुछ देर बाद उसका मंझला बेटा मोहन खाने के लिए आता है। सिद्धेश्वरी खाने में उसे भी 2 रोटी, दाल और थोड़ी सब्जी परोसती है। जो दाल होती है वो पानी अधिकतर होता है उसमें, यानी पानी से भरी होती है, दाल तो होती ही नहीं है। और सब्ज़ी भी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, स्वादिष्ट नहीं होती है। जो रोटी है वो थोड़ी पपड़ी या काफ़ी सख्त होती है, जो खाने के लिए या
कम होती है और घर में कम भी होती है काफ़ी। तो सिद्धेश्वरी उससे भी झूठ बोलती है कि उसका बड़ा भाई रामचंद्र उसकी बहुत प्रशंसा कर रहा था, यानी कह रहा था कि बहुत होशियार हो गया है मोहन, और हमेशा हर समय उसका मन जो है वो पढ़ाई में लगा रहता है। तो जब मोहन खाना खाने आता है तो सिद्धेश्वरी उससे भी झूठ बोलती है। यह सुनकर मोहन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धेश्वरी के कहने पर वह थोड़ी दाल पीकर ही पेट भरने का बहाना करता है। तो सिद्धेश्वरी उसे भी कहती है और रोटी लेने को, लेकिन वो थोड़ी सी दाल और मांगता है और अपने कहता है कि मेरा पेट अब भर गया है। तो एकदम से कि यानी उसको भी भूख होती है, रामचंद्र को भी भूख होती है, और सिद्धेश्वरी ने तो अब तक खाना ही नहीं खाया होता। तो एक दोपहर के प्रसंग को लेकर, उस पहर को लेकर, कैसे पारिवारिक सदस्यों में जो एक ताना बाना जो बुना है अमरकांत ने, वो कैसे बताते हैं कि हर किसी का मन है, उन्हें भूख लगी है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि नहीं, अभी उन्हें पता है अंदर से कि सामने वाले सदस्य ने, पारिवारिक सदस्य जो उनके हैं, वो उन्होंने खाना नहीं खाया होगा भरपेट, तो वो और भूख होने के बावजूद भी वो और खाना नहीं लेते और रोटी लेने से मना कर देता है। उसके बाद घर के मुखिया और सिद्धेश्वरी के पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद आते हैं। तो क्या नाम है? मुंशी चंद्रिका प्रसाद। किसके पति का नाम? सिद्धेश्वरी के पति का नाम। और खाना खाने बैठ जाते हैं। 2 रोटी खाने के बाद सिद्धेश्वरी उनसे और रोटी लेने का आग्रह करती है, लेकिन घर की वास्तविकता से परिचित मुंशी जी मना कर देते हैं। उसके सामने भी सिद्धेश्वरी दोनों बेटों की प्रशंसा करती है। तो अब दोनों बेटों की प्रशंसा कर रही है, यानी वो मुंशी जी के सामने भी दोनों बेटों की प्रशंसा कर रही है। वो कह रही है कि दोनों जो हैं वो पिता का बहुत आदर करते हैं, वो हर वक्त काम में लगे रहते हैं, और मुंशी जी को यह पता है कि सिद्धेश्वरी झूठ बोल रही है। हर सदस्य को यह पता है कि सिद्धेश्वरी जो है वो किस प्रकार से जो बोल रही है वो कितना सच है और कितना नहीं है, लेकिन फिर भी जो बाकी सदस्य हैं वो इस बात को मान लेते हैं और उसी वक्त उसी तरह खाना खाकर उसी तरह की परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। और इसी के साथ उसके बाद वो आग्रह करती है उनसे मुंशी जी से भी रोटी लेने का, लेकिन घर की वास्तविकता से परिचित मुंशी जी मना कर देते हैं, वो भी रोटी नहीं लेते। उनके सामने भी सिद्धेश्वरी दोनों बेटों की प्रशंसा करती हैं ताकि उनमें एकजुटता बनी रहे। सबके खाने के बाद सिद्धेश्वरी खाना खाने बैठती है, जिससे हिस्से में केवल एक रोटी आती है, एक ही रोटी बची है। तभी उसकी नज़र उसके छोटे बेटे प्रमोद पर पड़ती है, जो सोया हुआ है और उसके लिए आधी रोटी खाकर स्वयं आधी रोटी खाकर पानी पी लेती है। तो अब एक रोटी बची है घर में, तो उसे उसकी नज़र एकदम प्रमोद पर पड़ती है, जो सबसे छोटा बेटा है, जो सो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि वो हांडिया की तरह लग रहा है, बिल्कुल पेट फूला हुआ है, कुपोषित बच्चा है। तो उसके लिए आधी छोड़कर आधी खाती है और पानी पीकर ही संयम रख लेती है। खाना खाते समय उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी विवशता को बयान करते हैं। पर्याप्त भोजन ना होने के कारण भूख होते हुए भी वह भरपेट खाना नहीं खा पाती और ना ही अपने परिवार सदस्यों को, सभी परिवार के सदस्यों को वो उस तरह का खाना परोस पा रही है। तो ये जो इस प्रकार की जो पीड़ा है, विवशता है, वो सिद्धेश्वरी के माध्यम से इस कहानी में व्यक्त होती है। और एक निम्न मध्य परिवार की जो स्थिति है, बेकारी की, भूखमरी की, या यूँ कहें बेरोजगारी की, ये हर प्रकार की स्थिति, विपन्नता की स्थिति, एक दूसरे से झूठ बोलने की, दिलासा देने की जो स्थिति है, वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसी के साथ जो मोहन है, जो मंझला बेटा है इनका, वो किस प्रकार से मैट्रिक की परीक्षा दी है अभी उसने, और आगे वो पढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन अब उसका ध्यान पढ़ाई में कम है क्योंकि घर के हालात ऐसे हैं, तो इस प्रकार वो बाहर ही रहता है। और बड़ा जो बेटा है वो अभी आपको पता है कि क्या काम करता है, वो प्रूफ रीडिंग का काम करता है। और जो छोटा बेटा है वो बहुत छोटा है, 6 वर्ष का है, खटिया पर लेटा है, जिसके आगे पीछे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, और फटा हुआ ब्लाउज़ जो है वो सिद्धेश्वरी किस प्रकार उस पर डालती है। जो दाल है वो पानी से भरी हुई है, जो सब्जी रोटी वो दे रहे हैं, हर व्यक्ति घर का जो सदस्य है वो खाना खाने से मना करता है। ये सारी स्थितियाँ इस कहानी के माध्यम से व्यक्त होती हैं और एक दयनीय स्थिति को व्यक्त करती हैं। इस दोपहर के भोजन में गरीब परिवार की विवशता को बयान करती कहानी है, जिसमें परिवार के सभी लोग अभावग्रस्त तथा संघर्षपूर्ण वातावरण में खुश रहने का प्रयास करते हैं। तो आज हमने किस प्रकार दोपहर के भोजन के माध्यम से, यानी दोपहर का भोजन जो पहर है दोपहर का, वहाँ उस समय जिस प्रकार सभी सदस्य जो हैं वो घर पर आते हैं खाना खाने के लिए, और जो गरीब परिवार है उसकी स्थिति कैसी होती है उसे समझने का प्रयास किया। तो इसी पाठ पर आधारित एक आपको असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।